हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आर.बी. मौर्य और हम लोग चर्चा कर रहे थे पेपर मॉडल के बारे में क्लास 10th का। तो क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है वो इंग्लिश का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट किया था। अब आज सेकंड वीडियो में हम लोग सेक्शन बी पर चलेंगे। सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और उस विद्या क्वेश्चन का जो पेपर मॉडल पीछे दिया होता है उसको हम लोग हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो बहुत लंबा होगा उसका हम लिख करके फ़ोटो दे देंगे। तो इसलिए आइए हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस होता है उस पर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर लिया है, और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। अगर सेक्शन ए को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं, वो उपलब्ध है। और सेक्शन बी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है सेक्शन बी। अब ये सेक्शन बी को आज हम लोग देखते हैं कि जो पहला 21 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। यानी जो पैसेज दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए इसका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिया गया है, और ये चारों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो 2-2 नंबर का है, और डी नंबर वाला देखिए 1 नंबर का है। यहाँ पर अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए हम लोग एक बार पढ़ भी लेते हैं कि आ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। यानी एक धनी आदमी था जो रात्रि में अपने घर की रखवाली करने के लिए एक कुत्ता रखा था। क्या रखा था? एक कुत्ता रखा था। तो इन द डे टाइम, दिन के समय में, द डॉग वाज टाइड विद अ चेन। यानी एक चेन होता था जिससे दिन में उसे बांध दिया जाता था। किसको? कुत्ते को, डॉग को। टू अ हैवी स्टोन एंड, यानी एक बहुत बड़ा सा हैवी पत्थर होता था जिससे उसे चेन को बांध दिया जाता था। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसे खोल दिया जाता था उस चेन को और घूमने लगता था। क्यों? क्योंकि रात्रि में ही रखवाली करने का काम होता था, इसलिए उसे रात्रि में फ्री कर दिया जाता था। तो एवरी डे अ बर्ड केम, प्रत्येक दिन एक पक्षी आया करती थी। एंड सा द डॉग, और कुत्ते को देखा करती थी। एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन गए? मित्र बन गए। द बर्ड वुड प्ले विद द डॉग एंड आल्सो टीज हिम। तो क्या करती थी? पक्षी उसके साथ खेला करती और कुत्ते को चिढ़ाया भी करती थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन इस चिढ़ाने वाली बात को बिल्कुल अपने मन में नहीं लेता था कुत्ता, डॉग। व्हेन, जब द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, द बर्ड वुड कम नियर एंड कैच अ पीस ऑफ फूड। यानी जब कुत्ता क्या पाता था? भोजन अपना प्रत्येक दिन पाता था खाने के लिए, तो पक्षी भी आती थी उसके पास में। एंड कैच अ पीस ऑफ फूड, और वो भी क्या करती थी? भोजन में से एक शीत उठा लेती थी, एक पीस उठा लेती थी। सी हेल्ड इट अप इन हर बीक, और अपने चोंच में लेकर के वो वहाँ से चली जाती। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच, दूर चली जाती, पहुँच से बाहर। जस्ट टू टीज हिम, और फिर उसे चिढ़ाने लगती। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्रोधित नहीं हुआ ऐसा करने पर पक्षी के। भले वो
वो उसके भोजन से भोजन ले लेती और उसे चिढ़ाती, लेकिन वो क्रोधित नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ग्लैड टू हैव समवन टू प्ले विद, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न था, ग्लैड था, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, है टू हैव समवन टू प्ले विद, यानी किसी के साथ खेलने से वो कुत्ता बहुत प्रसन्न होता था, इसलिए उसे क्रोध नहीं आता था। वन डे, एक दिन, द बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरा हुआ एक टब था जिसमें पक्षी गिर गई। तो क्या होता है आगे कि नॉट वेरी फार अवे, यानी वो बहुत दूर नहीं था। द डाक सा, डाक ने देखा, देश इसे देखा कि वो पक्षी पानी में गिर गई टब में, एंड ड्रेस्ड द हैवी स्टोन नियर, उसने क्या किया कि वो एक पत्थर उठाया, बड़ा सा पत्थर उसके करीब में ड्रेस कर दिया, और एनफ टू रीच द टब, और उसे क्या कर दिया कि टब में उसे पर्याप्त रूप से उस पत्थर को पहुंचा दिया। ही टूक द बर्ड आउट, और उसने पक्षी को बाहर निकाला, एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, निकाल करके जमीन पर रख दिया। द बर्ड ले स्टिल फॉर अ व्हाइल एंड देन गॉट अप, और पक्षी क्या किया, द बर्ड ले स्टिल फॉर अ व्हाइल, यानी थोड़े समय के लिए वहाँ शांत पड़ी रही, एंड देन गॉट अप, और तब वो गॉट अप हो गई, उठकर चल दी। अब यहाँ पर ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डाक, यानी डाक की क्या ड्यूटी थी, तो डाक की ड्यूटी थी क्या करने के लिए, धनी आदमी के घर की रखवाली करने के लिए। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुत्ता और पक्षी दोनों एक दूसरे के मित्र कैसे बने, तो कैसे बन गए, आइए यहाँ पर हम कलम से लिख करके आपको समझाते हैं। क्या है कि पहला आंसर हुआ कि द ड्यूटी ऑफ डॉग, कुत्ते की जो ड्यूटी थी, वाज टू गार्ड, रक्षा करने के लिए, द हाउस ऑफ अ रिच मैन, धनी आदमी के घर की रखवाली करना था। किसकी ड्यूटी रखवाली करना था, डॉग की। उसके बाद में एवरी डे, प्रत्येक दिन, आ बर्ड केम, एक पक्षी आती, एंड सा द डॉग, और कुत्ते को देखती, इस प्रकार दोनों क्या हो गए, एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स, इस प्रकार दोनों मित्र बन गए। तो आइए बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, यानी एक दिन पक्षी के साथ क्या घटित हुआ, हाउ डिड द डॉग सा हर, और कुत्ते ने उस पक्षी को कैसे बचाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक दिन वो टब में गिर गई, जो टब में पानी भरा हुआ था। वन डे द बर्ड फेल इनटू अ टब फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए टब में वह गिर गई। उसके बाद में क्या हुआ, डाक ने देखा और उसके पास आया और उसने उसे पानी से बाहर निकाला कि ही टूक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार उसको निकाल कर जमीन पर रख दिया और उसकी जान को बचा लिया। तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे। वन डे, एक दिन, द बर्ड फेल इनटू अ टब ऑफ वाटर, द डॉग टूक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर निकाल के रख दिया, इस प्रकार वो बच गई। अब क्वेश्चन नंबर आपका सी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सी, देखिए कि व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, व्हाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। भैया फिर वही प्रश्न आया जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि धनी आदमी ने कुत्ते को क्यों रखा था, अपनी घर की रखवाली के लिए रखा था। तो आप क्या कहेंगे, देखिए आपका यही पहला लाइन हो गया आंसर। जो यहाँ पर शुरुआत में लाइन देखो कि आंसर में क्या लिख दोगे कि आ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। पहला सेंटेंस ही इसका आंसर बन गया।
जो आप देख रहे हैं कि आ रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक धनी आदमी रात्रि में अपने घर की रखवाली करने के लिए एक कुत्ता रखा था। तो यही आपका आंसर बन गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ नियर। यानी यहाँ पर क्या कहता है कि किसका अपोजिट मीनिंग लिखना। अपोजिट माने उल्टा, विपरीत शब्द। नियर, नियर माने नज़दीक होता है, तो फार माने दूर होता है। यहाँ देखिए पैसेज में देखिए अंडरलाइन किया गया फार अवे, यहाँ पर है फार अवे, तो ये फार अवे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए हुए में से किसी एक का उत्तर देना है। तो यहाँ कितने क्वेश्चन हैं, ए एंड बी है। एक पहला है गेम टीचर को पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना है विद्यालय में कि क्रिकेट को शाम को खिलाया जाए। कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। बी नंबर है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज। यानी भाई या बहन की शादी में अटेंड करने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित कीजिए, है ना। यानी वहाँ शादी में उपस्थित होने के लिए उनको इनवाइट करना है। तो चाहे एप्लीकेशन लिखिए और चाहे लेटर लिखिए, दोनों में एक लिखना है। तो ढेर सारे एप्लीकेशन और लेटर हम लिख करके अपनी हाथ से और आपको प्रेषित कर दूंगा, वीडियो उसको भी पा जाओगे आप। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यानी 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो ये नंबर कहता है कि राइट अ शॉर्ट फोटोग्राफ ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको 80 से 100 शब्द लिखना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, आपके इसी विद्या क्वेश्चन बैंक में ये है निबंध दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या दिया गया है। यहाँ नीचे लिखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए दिया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इन्हें लिख लेंगे अच्छे से। देखिए ये सब दिया गया है और इसको पढ़ना है, बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है। फिर पलटिए और इधर भी भाग है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर देख रहे हैं बेटर फ्यूचर तक, कहाँ तक, बेटर फ्यूचर तक, यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है, ग्रामर। अच्छा, अथवा करके बी नंबर में ये भी देख लेना है कि क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है कि लोग पौधारोपण कर रहे हैं और इसके ऊपर भी या तो ये विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखिए निबंध, और या अथवा करके आया है कि ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। यानी पॉल्यूशन को, प्रदूषण को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आप वृक्ष लगाओ, ढेर सारे वृक्ष लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज। तो ये आपका दूसरा वाला निबंध है। तो चाहे आप ये लिखिए और चाहे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे लिखिए, सब मिला करके ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे चाहे इंटरमीडिएट के लिए हो चाहे हाई स्कूल के लिए हो, ये तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो पॉल्यूशन की बात आ जाए
या फिर उसको सुधारने की बात आ जाए, इस पर बहुत ही लॉन्ग एसे तैयार करके आप लोगों को लिखना और समझना है। और मैं भी प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट पर मैं अच्छा से अच्छा निबंध आपको प्रस्तुत करूं। ओके, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ये है, क्या कहता है कि री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो सेंटेंस यहाँ दिया गया इसे इनडायरेक्ट में लिखना है डायरेक्ट से। तो देखिए हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये दोनों चीज़ ट्रांसलेशन भी मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और बहुत विस्तृत रूप से एक एक रूल को समझा करके एग्जाम्पल दे करके मैं समझा चुका हूँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इसलिए उसको देखने का कष्ट करो और आपको जो नहीं समझ में आएगा वो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लिखा द टीचर सेड टू गीता, गुरु जी ने गीता से कहा कि डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप्स, डू नॉट वेस्ट बर्बाद मत करो, योर प्रीशियस टाइम अपने कीमती समय को इन गॉसिप्स। गॉसिप्स का मतलब होता है फालतू बकवास, जो फालतू बकवास में गप सप में अपने समय को बर्बाद करते हैं लोग। तो ऐसे गुरुजी ने गीता से कहा कि गप सप में अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करो। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट यानी सलाह दिया गया है, तो यहाँ पर आप कैसे आप ये इनडायरेक्ट में लिख सकते हो। आइए यहाँ हम लिख करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट में लिखेंगे द टीचर एडवाइस्ड, गुरुजी ने सलाह दिया गीता को नॉट टू वेस्ट, ना बर्बाद करने के लिए, हर प्रीशियस टाइम, अब यहाँ पर हर हो जाएगा योर का, किसके लिए, गीता के अनुसार, तो हर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप्स। अब आप अगर यहाँ एडवाइस्ड नहीं लिखते हैं तो क्या लिख सकते हो, यहाँ आप फॉरवर्ड लिख सकते हो, फॉरबेड यानी मना किए, फॉरबेड माने मना किया, फॉरबिड माने मना करना और फॉरबेड सेकंड फॉर्म हो गया। तो यहाँ एडवाइस्ड के स्थान पर अगर फॉरबेड लगाएंगे तो आपको यहाँ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉरवर्ड के साथ में आपको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडवाइस लिखेंगे तो आपको नॉट लिखने की आवश्यकता है। तो ये रहा आपका इनडायरेक्ट में। आइए अब हम लोग फिर बी नंबर पर चलते हैं। बी नंबर क्या कहता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी इस सेंटेंस को जो दिया गया है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या लिखा है कि या न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, यहाँ देख रहे हो सहायक क्रिया विल लगा हुआ है और टीच क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है आस और ग्रामर, तो किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि अगर आस को बी बनाओगे तो बी के साथ सैल हो जाएगा, तो बी सैल और बी शब्द जोड़ोगे टाट कर दोगे, टीच का टाट थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बी सैल बी टाट ग्रामर बाई अ न्यू टीचर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आस को बी बना दिया और उसके बाद बी के अनुसार सैल हो गया और पैसिव वॉइस में बी बढ़ा करके क्रिया टीच का टाट थर्ड फॉर्म हो गया और ग्रामर बचा हुआ है तो ग्रामर को आपने लिख दिया और बाई लगा करके आ न्यू टीचर को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। अब ग्रामर को भी आप सब्जेक्ट बना सकते थे, अगर ग्रामर को सब्जेक्ट बनाएंगे बी के स्थान पर तो सैल न लगा करके बिल ही लगेगा और बी टाट लिख करके आस बचा आस लिख देंगे और बाई न्यू टीचर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग सी नंबर में क्या आता है, आपके पेपर में अवश्य आएगा, जरूर आएगा ये सारी चीज़। तो क्या करना है, पंचुएट द फॉलोइंग, यानी इसे पंचुएट करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, इज दिस योर फाइनल डिसीजन आज रमेश, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन सेड आलोक। तो यहाँ पर भैया डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखा जाता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसे डबल कामा में कर देंगे और
जैसा सेंटेंस होगा वैसा चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद में देखिए, तो आइए हम लोग लिख देते हैं। पहले रिपोर्टेड स्पीच है तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि डबल इनवर्टेड कामा में इज को आई कैपिटल कर दिया, उसके बाद में दिस योर फाइनल डिसीजन को लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कर दिया, और उसके बाद में आज रमेश, यहाँ पर आज रमेश है तो आपने आज रमेश लिख दिया। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया और उसके बाद में फिर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है डबल इनवर्टेड कामा में, तो फिर लिखिए कि आई एम अफ्रेड फुल स्टॉप। फिर है सब्जेक्ट, छोटा छोटा सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, मैं अपना डिसीजन विचार या निर्णय चेंज नहीं कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ, सेड आलोक, आलोक ने कहा। तो यहाँ कामा और यहाँ डबल इनवर्टेड कामा क्लोज हो गया और यहाँ डबल इनवर्टेड कामा में शुरू हुआ था। दो सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच हैं। उसके बाद इस बात को किसने कहा? आलोक ने कहा, तो सेड आलोक है, सेड आलोक लिख करके आलोक का ये कैपिटल कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे। बोर्ड पर ये पंचुएट करने के लिए ढेर सारे सेंटेंस को हम आपको समझाएंगे। इसके लिए अब आपको नेक्स्ट संडे को यह सवाल मिल जाएगा। कम से कम 10 से 20 सेंटेंस को हम आपको स्टेमिना करवाएंगे, जिसमें से बोर्ड परीक्षा में उस तरीके से आ सकता है। अब आइए हम लोग चलते हैं डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का डी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का डी है। ये आया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपको एक पैसेज छोटा सा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया? भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश प्रेजेंट टेंस है, तो आप क्या लिखेंगे कि इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, यानी भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। तो क्या कहेंगे कि इट्स कल्चर इज प्रॉस्परस मच। उसके बाद प्रॉस्परस मच कर देंगे, यानी प्रॉस्परस समृद्धशाली है या समृद्ध है। यहाँ आप फेमस भी कह सकते हो, इट्स कल्चर इज फेमस मच, चाहे फेमस का लो चाहे प्रॉस्परस का लो। उसके बाद में क्या है? इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो इट्स ग्रेटनेस, यहाँ पर छाप का मतलब प्रिंट नहीं कहेंगे, ये कोई पेपर का प्रिंट नहीं है, यानी इसकी महानता है, यानी इस देश की महानता अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो छाप के लिए आप ग्रेटनेस कर दीजिए। इट्स ग्रेटनेस कैन बी सीन इन मैनी कंट्रीज। कैन बी सीन देखी जा सकती, पैसिव वॉइस है तो कैन के बाद बी लगाओगे, सीन इन मैनी कंट्रीज, है ना। उसके बाद में क्या? यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो क्या कहेंगे कि दिस कंट्री इज नोन, यह देश जाना जाता है। दिस कंट्री इज नोन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, यह देश जाना जाता है। तो दिस कंट्री इज नोन किसके लिए? फॉर इट्स फेयर, फॉर इट्स अपने के लिए, फॉर इट्स अपने किसके लिए जाना, लिए की अंग्रेजी फॉर लगाओ, अपने के लिए अंग्रेजी इट्स, यहाँ पर देश के लिए इट्स लगाइए। उसके बाद मेलों, फेयर्स, मंदिरों तो क्या हो जाएगा? टेम्पल्स, साधुओं तो प्रेस्ट्स एंड फेस्टिवल्स, त्योहारों। उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे। फिर है कि हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए या प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि बी मस्ट मेक, चाहे मेक लगा दो, बनाना चाहिए, या क्रिएट, यानी क्या करना चाहिए? कंडीशन को क्रिएट करना चाहिए। तो चाहे क्रिया क्रिएट लगा दो, चाहे मेक लगा दो, चाहे मेंड कर दो, सुधारने की बात है। तो यहाँ पर क्रिएट इट्स पॉल्यूशन या इट पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन पॉल्यूट लेस करना चाहिए, प्रदूषण रहित पॉल्यूट लेस करना चाहिए। तो पॉल्यूट लेस लगा देंगे कि बी मस्ट मेक इट पॉल्यूट लेस। आइए हम लोग लिख करके देखते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। यहां पर देखिए
क्या लिखा गया कि इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। फिर उसके बाद इट्स कल्चर इज प्रॉस्परस या फेमस मच, इट्स ग्रेटनेस कैन बी सीन इन मैनी कंट्रीज। अनेक देशों में देखा जा सकता है कि दिस कंट्री इज नोन, और इस देश को जाना जाता है कैसे, फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, प्रेस्ट्स एंड फेस्टिवल्स। फिर उसके बाद है कि वी मस्ट मेक या क्रिएट इट पॉल्यूट लेस। तो इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये अब आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये इंग्लिश का शार्ट स्क्रीन आपका हो गया। और आइए अब इस हिंदी का भी आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका अभ्यास कीजिए मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पर अथवा करके, यानी ए और बी में अथवा भी दिया गया है, तो चाहे अथवा का कीजिए चाहे ए और बी का कीजिए। तो दोनों में अथवा किया गया है। अथवा का मतलब होता है कि चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे अथवा के नीचे वाला लिखिए, ठीक है। तो लिखा, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वाज आ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप समझते हैं कि मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, यानी बहुत ही कठोर टीचर थे। तो कठोर टीचर तो थे ही, क्योंकि जब अनी फ्रैंक चिट चिट बोलती रहती थी, है ना, तो उसको पनिशमेंट भी दे दिए थे, है ना, उसको चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए दे दिए थे। तो आप लेसन नंबर 4 आप पढ़ेंगे प्रोज का, तो आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, या पढ़ चुके होंगे। अथवा करके क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 8 लेसन में आप जब जाओगे रीडर के, तो उसमें आपको बल्लिया माई का एक लेसन मिलेगा। जब वो छोटी सी बच्ची होती है ना, तो वो कहाँ पर जाती है, शहर घूमने की इच्छा करती है, तो कंडक्टर उसे मैडम कहता है। तो भैया क्यों कहता है ना, उसे चिढ़ाने के लिए। तो ये भी आपको मिल जाएगा। बी है, बी में देखिए, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई, ट्रम्प ऑफ। ये है आपका लेसन 2 प्रोज का, और ये है मंडेला जी का, मिस्टर मंडेला जी का है, तो इसको आप पढ़े होंगे। फिर आइए, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। भैया कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है, अथवा में दिया गया, चाहिए करो चाहिए करो। तो कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कुर्ग एक जिला है ना, तो ये बहुत प्रसिद्ध, यहाँ कहवा बहुत होता है, काफ़ी जिसे कहते हो। और चाय के लिए कहाँ प्रसिद्ध है, असम। तो ये ग्लिम्पस ऑफ द इंडिया जो लेसन है ना, उस लेसन में लेसन नंबर 5 प्रोच का है। और जब इसे पढ़ोगे तो इसमें 3 पार्ट है, एक तो टी फॉर असम है, एक है कुर्ग जो कहवा के लिए प्रसिद्ध है, और पहला पार्ट है आ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आ बेकर फ्रॉम गोवा है, तो गोवा के बारे में, डबल रोटी के बारे में प्रसिद्ध है, एक बेकर डबल रोटी बनाने वाला। तो चलिए आइए, कोई बात नहीं, आप तो पढ़ ही रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए सभी लेसन को। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 60 वर्ड में लिखना है, लगभग 4 नंबर का है। तो किसी एक ही को करना है, लिखा है एनी वन, क्या करना बेटा, एनी वन, किसी एक ही को लिखना है, ए बी में चाहे ये करो चाहे बी का आंसर दो। तो हाउ वन कैन एंजॉय लाइफ इन द रेन ऑफ कुर्ग, तो इसी कुर्ग के से ही लिया गया है। दूसरा है कि व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रिफ, यानी किसा गौतमी थी वो बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी, क्योंकि उनका बच्चा मर गया था और वो एक साधु के पास गए थे कि मेरे बच्चे को जिला दो। और फिर आगे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उन्हें क्या सीख मिली जब गौतम बुद्ध ने उन्हें सरसों लाने के लिए क्या भेज दिया, गांव में भेज दिया कि जाओ ऐसे घर से कि सरसों लेकर के आओ, एक मुट्ठी, जिसके घर में कोई मरा ना हो। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि किसी के घर में कोई फोर फादर ना मरा हो, पूर्वज ना मरा हो, कोई ना कोई जरूर मरा होगा। तो अंत में जब उसे ज्ञान हो जाता है
कि मेरा बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, दुनिया संसार को मर जाना है, तो अंत में यही वो सीखती है कि ये ज़िंदगी क्या है, एक नश्वर है और एक दिन सबको मर जाना है। चलिए कोई बात नहीं, आप तो लेसन पढ़ेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 27 है 27। तो व्हाई डज अमांडा बिड टू बी आ मरमेड, या अथवा करके लिखा गया। या तो आप अमांडा पोएम से इस क्वेश्चन को लिखिए, और नहीं आप लिख पाते ना तो सबसे बेहतर है कि 4 लाइन की कविता तैयार कर लो किसी पोएम से और वही लिख दो, सबसे बेटर होगा। 2 कविता में से पोएम से 4 लाइन बढ़िया से लिख करके अभ्यास कर लीजिए, तो निश्चित है आप एक अगर टकराएगा पेपर में तो एक को आप लिख देंगे। तो इसलिए आप इसी को लिखिएगा, अथवा को। और 28 में आया सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, कि लिखा गया कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिया तो 3 नाम है लेकिन इनमें से एक ही का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो रॉबर्ट फ्रूस्ट जी का फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों भैया तैयार कर लेना, और चाहे फाग एक तैयार कर लेना, चाहे आप टाइगर इन द जू तैयार कर लेना, यानी 1 2 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया लगातार तैयार कर लो। ये बोर्ड परीक्षा में 3 में से एक जरूर आ जाएगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। इस बात को जरूर ध्यान देना कि पहला, दूसरा और तीसरा पोएम जो आपके बुक में है 10 पोएम पढ़ने हैं, और 10 में से पहला, दूसरा, तीसरा, एक फायर एंड आइस, एक डस्ट ऑफ स्नो और एक टाइगर इन द जू। अगर 3 को आपने रट लिया तो ये सेंट्रल आइडिया में से एक जरूर आएगा, और एक कर देना है, आपका काम ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, एक स्टेंजा आता है जो हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 होगा और 15, 2 क्वेश्चन आएंगे 14 और 15 एक स्टेंजे से। तो अगर वो पोएम में आ गया तो आप नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए 2 तैयार करोगे, 2 पोएम से 4 लाइन तैयार कर लोगे, याद कर लोगे, तो समझ लीजिए एक अगर टकरा जाएगा तो दूसरा आप लिख दोगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 2 बचा हुआ है। ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, एक शॉर्ट में लिखना है और एक लॉन्ग में लिखना है। तो ए बी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, क्या बताया गया, ये गिरफिन का है। लेसन 5 जो आपको क्या दिया गया है कि आप ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, है ना, जो गिरफिन था लेकिन सनकी था, इसेंट्रिक था, उससे आया है। और लेसन का कहानी सुनाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी पहली बार वो अदृश्य व्यक्ति कैसे दिखायमान हुआ, है ना। तो कैसे दिखायमान हुआ यह आपको तुरंत मिलेगा, आपकी इसी विद्या क्वेश्चन में दिया गया है भी, और आपकी बुक में। हम एक राय देंगे आपको कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तैयार करना है तो किससे तैयार कीजिए, खास करके जो आप पढ़ रहे हैं उससे तैयार कीजिए। और राजीव प्रकाशन की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, एक लेसन में 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं, शॉर्ट में बहुत मस्त क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बी नंबर है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ए ब्राइट्स लाइफ। तुरंत 6वां लेसन सप्लीमेंट्री का जो आया है, ये रिचर्ड ए ब्राइट का, ये भी एक वैज्ञानिक था और अपने जीवन में बहुत शोध करके, है ना, और क्या बता रहा है कि हाउ डिड अ बुक बिकम, एक किताब कैसे टर्निंग पॉइंट बना दिया, इस वैज्ञानिक के जीवन को कैसे सुधार दिया, कैसे उसके एक जिंदगी का मोड़ दे दिया। तो ये आप लेसन को पढ़ेंगे। ये लेसन नंबर 6 है सप्लीमेंट्री का। क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में से एक का आंसर देना है जो लॉन्ग में है, यानी 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। देखिए ये 4 नंबर का है, नंबर भी सभी आप देखते चले आए हैं, नंबर भी दिया गया है। सारी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, मैंने माइंड नहीं किया, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दिया है ना, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। ये 29 में 2 शॉर्ट है, एक का आंसर देना है, और 30 में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनके एक ही इनमें भी देना है। देखो क्या कहा था, एनी वन, यहाँ भी कहा था एनी वन, आंसर एनी वन, आंसर एनी वन, 2 में से किसी एक का उत्तर देना है।
तो ये देखिए ग्रिफिन का ही इसमें भी दिया गया है कि व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, यानी लंदन स्टोर में ग्रिफिन क्यों घुसा भैया, जाड़े का समय उसने चुन लिया था पारदर्शी होकर के शरीर को, और वो ठंड लगने लगी थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए लंदन स्टोर में घुस गया। व्हाट डिड ही डू दियर, उसने वहाँ पर क्या किया था, तो ढेर सारे वहाँ पर स्टोर में पड़े हुए कपड़ों को पहन लिया और रजाइयों के ढेर में घुसकर सो गया था रात्रि बिताने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा, किसमें, ग्रिफिन वाले में। बी नंबर है डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली। बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक मैडम थी, टीचर थी, जो भोली है ना, यानी वो एक लड़की थी जिसे विशंभर शादी करने के लिए आया था, लेकिन दहेज के नाते शादी भोली ने नहीं किया था, क्योंकि इसने बदसूरत लड़की थी। इसके पिता रामलाल थे और रामलाल की 4 पुत्रियां थी, और चारों पुत्रियों में सबसे छोटी भोली थी। तो भोली कुरूप थी बेचारी, और कुरूप होने के नाते उसका चेहरा बिगड़ गया था स्मॉल पॉक्स होने के नाते, इसलिए इसको ही भेजी थी उसकी माँ ने। और 3 इसकी जो बड़ी लड़कियां थीं उस सुंदर थीं, और उसकी शादी कर दी गई थी इसकी माँ के द्वारा। तो यहाँ पर भोली के बारे में बताया गया, जब विशंभर शादी करने के लिए आया तो 5000 उसके पिता रामलाल से दहेज मांगने लगा। जब उसके चेहरे को कुरूप देखा तो वो शादी करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया कि भोली के पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का भैया और उसके टीचर का व्यक्तित्व, कैसे उसके भोली के पर्सनालिटी को टीचर ने, वो मैडम ने पढ़ा करके उसके पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को उभारा, बनाया। ऐसे टीचर का रोल पर डिस्कस करना है। तो भाई ऐसा टीचर जो बच्चे के जीवन को साकार बना दे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही टीचर होना चाहिए। तो आइए हम लोग चर्चा कर लिए, ये आपका पेपर मॉडल 1 समाप्त हो गया। अब हम भी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, और अब दूसरे चीज़ों को हम लोग टेक्स्ट बुक के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, MCQs को भी हल करेंगे, और भी चीज़ों को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो क्लास 10th वाले निर्भय होकर के मेरे वीडियो को देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ मॉडल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लिश क्लास 10th। तो ये आप पढ़ते रहिए। विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या इनका भी आता, क्या कहते हैं, राजीव प्रकाशन की विद्या आती है, उसको भी बहुत सुंदर ढंग से दिया गया है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। खरीद करके उसको खूब पढ़िए, और मेरे YouTube चैनल पर भी खूब पढ़िए। तो अगर समझ में आता रहे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे मित्रों। और मैं इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ।